नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ होली बहुत अच्छे से मनी होगी और वापस से अब हम लोग पढ़ाई के दौर में स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई के दौर में चलते हैं। समय समय पर एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तो एंजॉय तो हो गया होगा, लेकिन अब पढ़ाई की ओर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंजॉयमेंट के बाद पढ़ाई का मज़ा ही कुछ अलग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, क्योंकि आप शायद पिछला भूल चुके होंगे। पिछला हमने उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कुछ पृष्ठ तनाव वगैरह कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जो कि लिक्विड्स के यांत्रिक जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। आज हम लोगों को उसी प्रॉपर्टीज का जिक्र करना है जो फ्लूइड से रिलेटेड है, जो लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उसी से जिक्र करना है। लेकिन उसमें एक चीज आता है वायुमंडलीय दाब, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक है हमारा आज का वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब एक चीज समझना है कि ये जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब या इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले हमें इस टर्म को समझना होगा, दाब को समझना होगा कि दाब होता क्या है। पहले तो दाब को समझिएगा तो इसको हम जनरली कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इस दाब को अगर हम P से डिनोट करते हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक जो है वो नीचे चला जाएगा तो एरिया नीचे चले आया, बल फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को न्यूटन मीटर इनवर्स 2 भी कहते हैं। हमें यह समझना है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इसके लिए तो पहले हमने देखा कि दाब क्या है, अब हम लोग समझते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल समझिएगा कि वायुमंडल क्या है। जैसे कि सुनते होंगे सौर मंडल, तो सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य का परिवार। तारामंडल तो तारों का परिवार। उसी तरह से जो वायुमंडल है वह होता है वायु का परिवार। क्या होता है, वायुमंडल का अर्थ होता है कि जो वायु है, जो हमारे चारों तरफ हम जिस आवरण से घिरे हुए हैं उस आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमें समझना होगा कि वायुमंडल क्या हुआ। तो वायुमंडल, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक गैसीय आवरण बना हुआ है, ऊर्ध्वाधर बना हुआ है। किस दिशा में बना हुआ है, तो ऊर्ध्वाधर बना हुआ है, वर्टिकल बना हुआ है। ये वर्टिकल जो गैस का लेयर है, यह लेयर को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। मतलब क्या हुआ कि वायु का परिवार ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वायुमंडल जो है 5 परतों से बना हुआ होता है। वायुमंडल जो है वह 5 परतों से बना हुआ होता है। तो वो 5 परत कौन से हैं, तो देखते हैं हम लोग। पहला जो परत आता है इसमें, पहला परत, चौथा और फिर ये रहा हमारा 5वां परत।
ये जो पांचों परत है, पांचों परत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसी गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के अलग अलग नाम हैं, उसको गैसीय आवरण के हिसाब से अलग अलग नाम रखा गया है। तो जो पहला है, जो पहला परत है, जो पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल। फिर 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है, उसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल। उसके बाद यह जो 50 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई होती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको मध्यम मंडल कहते हैं। इसको मिजोस्फेयर कहते हैं, मध्यम मंडल। इसके बाद जो 80 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई होती है, लगभग 700 किलोमीटर तक की ऊंचाई को ताप मंडल कहा जाता है। 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक के मध्य मंडल के बाद ताप मंडल कहा जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो 700 किलोमीटर से ऊंचाई ऊपर और चली जाए और 1,90,000 किलोमीटर की लगभग तक की ऊंचाई पर बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल या इसी को बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ये जो दिख रहा है, ये गैसीय आवरण 5 जो दिख रहा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल जो दिख रहा है आपको, ये एक गैसीय आवरण बनाता है पृथ्वी के चारों ओर। इसी आवरण को वायुमंडल नाम दिया गया है, या फिर इसी चारों आवरण, पांचों आवरण के मिले जुले संयोग को वायुमंडल कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है वायुमंडलीय दाब की, कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो इसको फिलहाल मैं यहीं पर मेंशन करता हूं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब समझिएगा, दाब भी समझ में आ गया, वायुमंडल भी समझ में आ गया, तो वायुमंडलीय दाब क्या हुआ? हालांकि हमको पता है कि जो गैस होता है वो काफी हल्की होती है। जो गैस होता है वह काफी हल्का होता है। तो जब हल्का है तो जरूरी तो नहीं कि उसका भार हमें महसूस हो। अब बहुत हल्का होता है गैस, लेकिन जब किसी हल्के चीज को लगातार रखते जाए, एक लेयर बनता चला जाएगा, और काफी जब लेयर ऊंचा हो जाएगा, उसी लेयर के द्वारा जो है कुछ तो वजन आएगा हमारे सर पर। तो वायुमंडलीय दाब कहता है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्या कहता है? तो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये जो वर्टिकल स्तंभ है, उस स्तंभ में मान लीजिए अगर हम कहते हैं इस स्तंभ के द्वारा, एक पूरा बक्सा बना लेते हैं हम, इस स्तंभ के द्वारा इस सरफेस पर, इस एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद गैस के अणुओं द्वारा, अब हम क्या कहते हैं कि जो भूभाग है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, भूभाग के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाएगा? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में मौजूद गैस के कणों द्वारा या गैस के अणुओं द्वारा भूभाग के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को वायुमंडलीय
दाब कहते हैं। जिस तरह से यहां पर हमने देखा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है, उसी प्रकार से यहां पर क्या है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्तंभ द्वारा भूमि भाग के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो इस गैस के द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है, इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस वायुमंडलीय दाब के बारे में कह सकते हैं कि इस वायुमंडलीय दाब की जो गणना है, गणना वॉर्न ग्यूरिक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। वॉर्न ग्यूरिक नाम के एक वैज्ञानिक ने वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले जो गणना की थी वो वॉर्न ग्यूरिक ने की थी। अब एक और तरह से हम लोग वायुमंडलीय दाब को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? तो याद रखिएगा कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो सामान्यतः वो दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री के नॉर्थ अक्षांश पर समुद्र के तल पर लगाया जाता है। कि वायु मंडलीय दाब सामान्यतः क्या होता है? तो 76 सेंटीमीटर, बताऊंगा मैं क्या होता है। जो 76 सेंटीमीटर पारे के कॉलम पर लगाया गया एक दाब है, वो कहां पर? तो 0 डिग्री कंडीशन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से या फिर पर 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समुद्र तल पर। अब यह होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। कि मान लीजिए एक पात्र लिया हमने, एक कोई पात्र लिया, इस पात्र में एक परख नली हमने रखा, इस पात्र में हमने पारा भर दिया। पहले तो हम लोग पारा भर देते हैं, इसमें हमने पारा भर दिया, ठीक है। और पारा भरने के बाद अगर हम यहां पर देखें तो एक परख नली टाइप का एक स्ट्रक्चर इसके अंदर हम डालते हैं। उस परख नली में जो है पूरा पारा भर देते हैं। इस परख नली को इसके अंदर उल्टा करके डाल देते हैं और इस परख नली में भी पारा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसमें भी क्या है? पारा, और इसमें रीडिंग लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहां पर 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो जब हम इसको इस कंडीशन में लेके जाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पार और 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समुद्र तल पर ले जाते हैं, तो क्या होता है? इस पारे का जो ऊंचाई है, इस पारे की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे क्या होती है? डाउन होना स्टार्ट होती है। और डाउन होते होते ये पारा जो है निकल के इसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहां तक पहुंच जाता है? तो इस 76 सेंटीमीटर के कॉलम तक ही रह जाता है। बाकी बात क्या हो जाता है? तो ये खाली हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो वायुमंडलीय दाब है वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के समुद्र तल पर लगाया जा रहा है। कि जो दाब है वह 76 सेंटीमीटर कॉलम वाले पारे वाले परख नली में वो मालूम पड़ता है कि कितना वायुमंडलीय दाब है वहां पर। एक स्टैंडर्ड है। इसी से आगे चल के निकलता है आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलता है। और याद रखिएगा कि यह जो कॉलम बताया मैंने, यह एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक मेजर करने का एक तरीका होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये जो कॉलम है इसका जो क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉलम है। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कॉलम है जिसमें कि 76 सेंटीमीटर पारे का पर जो दाब हो रहा है, जो 75 से और 76 सेंटीमीटर पारे का जो भार होता है वही एक वायुमंडलीय दाब होता है। और इसका मान जो है लगभग, इसका मान जो है वो लगभग जो है 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
और एक बात और याद रखिएगा कि दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो यह जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसी को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ठीक है, और जो दाब लग रहा है यहां पर हम कह सकते हैं लगभग जो है 76 सेंटीमीटर पारे का जो कॉलम है उसका जो लगभग दाब है वो कितना होता होगा, तो 10⁵ पास्कल, 10⁵ PA से भी डिनोट किया जाता है इसको। और याद रखिएगा कि जो वायुमंडल है, हमारे सर के ऊपर जो वायुमंडल है वो हमारे ऊपर 16,000 kg का दाब लगाते रहता है हमेशा। जो है मनुष्य के ऊपर जो है, मनुष्य के ऊपर या फिर भूतल पर मौजूद वस्तुओं पर दाब लगभग 16,000 किलो होता है। अब ये 16,000 किलो हम अपने सर पर लेके हमेशा टहल रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो दाब है वह लगभग 16,000 kg का दाब पड़ा हुआ है। अब सोच लीजिए कि 16,000 kg अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए, कितना हो गया, लगभग 16 टन के आसपास हो गया। तो मान लीजिए 16 टन का वजन अगर आपके ऊपर रख देते हैं तो क्या हालत होगी आपकी, कुछ नहीं बचेगा। बचे हुए ना, अभी तो 16,000 kg माथा पर लेके चल रहे हैं, टहल रहे हैं, बुल रहे हैं, आराम से, कोई फर्क नहीं महसूस होता है। कारण क्या है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर काफी सारी क्रियाएं चल रही होती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्रेशर होता है। इस सब के वजह से जो बाहरी प्रेशर है, जो आंतरिक प्रेशर है, वो लगभग बैलेंस्ड रहता है, जिस वजह से जो है हम लोग कभी भी इस 16,000 kg को फील नहीं कर सकते। और यह भी याद रखिएगा, अगर जो हमने कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के तल पर लगभग बहुत सारी ऊंचाई पर बहुत सारा लेयर बताया हमने, क्षोभ मंडल बताया, समताप मंडल बताया, फिर ताप मंडल बताया, फिर बहिर्मंडल बताया, है ना। इस स्थिति में अगर देखिएगा कि 110 मीटर की ऊंचाई जब हम वायुमंडल में चढ़ते हैं, वायुमंडल में लगभग हम कह सकते हैं यहां पर वायुमंडल में लगभग 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर लगभग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर या फिर क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर का दाब जो है वह कम हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो पारे का 1 सेंटीमीटर जो है ऊपर चढ़ जाएगा, 76 से क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, फिर और 110 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो लगभग 1 सेंटीमीटर जो है दाब कम हो जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए मापन किससे किया जाता है, तो बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर एक यंत्र है, मापक यंत्र है, जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और याद रखिएगा कि इस बैरोमीटर का सबसे पहला पहला प्रयोग जो है टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था, टॉर्सेली नामक पहला प्रयोग जो है, टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन याद रखिएगा कि यह जो यंत्र है, बैरोमीटर है, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण आप कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है 14 नामक वैज्ञानिक ने की थी। 14 नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था, लेकिन जो प्रयोग है वो टॉर्सेली नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा बोर जैसा हो जाता है ना। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इस वीडियो को आगे हम लोग लेकर चलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।